देखते हैं हम बात चर, अचर, व्यंजक, बहुपद, ये टर्म है क्या, इन टर्म को समझते हैं। तो इन टर्म को समझने के पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा बहुपद का एक कॉन्सेप्ट। सबसे बात मैं बोलता हूँ पहले, तो ये ax का वर्ग प्लस में bx प्लस में c, ये होता है क्या है, एक बहुपद का मानक रूप। बहुपद का क्या रूप होता है, मानक रूप होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है को कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ये होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c। तो हमें देखना ये होगा, हमें क्या देखना होगा इसमें कि ये जो a b c, तो यहाँ पर देखो a b और c, ये जो पद है ये अचर पद है। कौन से पद हैं, अचर पद। अब आपको मैं बता दूं अचर पद क्या होते हैं, a b c, अचर पद का ये क्या है, नंबर है। इन सब का एक क्या है, नंबर है। ये क्या है, नंबर। ये नंबरिंग में रहेंगे, क्या रहेंगे, नंबरिंग में रहेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 गिनती रहेगी, ठीक है ना। तो ए बी सी को अचर पद कहते हैं। वहीं जो एक्स वाई जेड होता है उसको क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं। अब चर पद कह देंगे तो अभी चर पद क्या होगा भैया, चर पद आप मुझे बताओ। चर पद का मतलब ये होता है कि हर कभी उसकी वैल्यू बदलती रहती है। आप मुझे बताओ, माना कि एक्स, माना कि वाई, माना कि जेड करते हैं कि नहीं करते हैं हम, तो बोलते हैं हाँ करते हैं। तो x की वैल्यू तो हर कभी 2 निकलती है, कभी 3 निकलती है, कभी 5 निकलती है। तो x की वैल्यू कोई फिक्स है क्या, नहीं है। अब आप मुझे बताइए ए बी सी एक क्या है, नंबर है। मान के चलते हैं कि a को 2 है और b 4 है और c जो है ना 5 है। अभी 2 को तो कहीं पे भी ले जाओ आप, क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। क्या रहेगा, 2। ऑल यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओगे 2 का मान नहीं बदलेगा। वहीं 4 का मान नहीं बदलेगा, 5 का मान नहीं बदलेगा। 5 है तो 5 ही है, ऑल यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी एक नंबरिंग टर्म में है और एक ये क्या क्या कहलाते हैं, अचर पद कहलाते हैं। एक्स वाई जेड ये क्या होते हैं, चर पद होते हैं। क्या होते हैं, चर पद होते हैं। अब देखो, चर समझ लिया हमने, अचर समझ लिया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मान के चलते हैं कि 2x का वर्ग प्लस में 2x का वर्ग प्लस में 5x प्लस में कितने आ गए, 9 आ गए। कितने आ गए, 9। यानी कि यहाँ पर कितने ले लें, 14 ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं, 14। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर गिनती है 2 है, 5 है, 14 है। यानी कि a बराबर कितना है, यहाँ पर 2, और b बराबर कितना है, यहाँ पर 5, और c बराबर यहाँ पर कितना है, 14। और ये ही पूरी की पूरी टर्म में क्या होगी, ये इसी को कह देंगे हम अचर पद। क्या कह देंगे, अचर पद। तो अचर पद कौन सा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, 14। लेकिन यहाँ पर आप मुझे बताओ, ये ए और ये बी और ये सी रहता है। तो ए बी सी एक क्या है, अचर राशि है। ए बी सी एक क्या है, अचर राशि है। और चर राशि क्या होगी, एक्स वाई जेड वाली होगी, एक्स वाई जेड वाली। तो इसका मतलब हमने ये बोल दिया कि अचर क्या होता है, अचर राशि क्या होती है, अचर। अचर क्या होता है, 1 2 3 4 अचर हो गया। चर क्या होता है, चर क्या होता है, एक्स वाई जेड। उसके बाद में व्यंजक आया। तो व्यंजक क्या होता है, तो व्यंजक होता है चर इनटू अचर, चर इनटू अचर। या फिर थोड़ा सा मैंने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। अचर पहले लिखेंगे, अचर इनटू चर, अचर इनटू चर। ये क्या हो गया, व्यंजक कहला जाएगा। जैसे कि अचर कौन सी है, 2 है, और चर कौन सी है, x है। तो ये 2x क्या हो गया, एक व्यंजक है। क्या है, एक व्यंजक है। यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 3। और यहाँ पर एक मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या, चर को y मान लेता हूँ, तो 3y हो गया। ये क्या, एक व्यंजक हो गया। ये क्या हो गया, एक व्यंजक हो गया। 3z हो गया। ये क्या हो गया, एक व्यंजक हो गया। क्या हो गया, एक व्यंजक हो गया। इसका मतलब व्यंजक क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है अचर राशि और चर राशि का गुणनफल। चर एक्स वाई जेड के रूप में रहती है, अचर 1 2 3 यानी कि ए बी सी डी के रूप में रहता है, ए बी सी डी के रूप में रहता है। अब आता है क्या, बहुपद। अब क्या आता है,
बहुपद आता है। क्या आता है? बहुपद। अब बहुपद क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा अनेक या फिर एक से अधिक व्यंजकों को क्या कह देंगे? हम बहुपद कह देंगे। क्या कह देंगे? बहुपद कह देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा 3x का वर्ग प्लस में यहाँ पर लिख दिया 7x और यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया? यहाँ पर लिख दिया हमने 7, यहाँ पर 16 लिख दिया। कितने लिख दिए? 16। अब आप मुझे बताओ ये पूरा का पूरा क्या हो गया? बहुपद हो गया, क्योंकि ये भी एक व्यंजक है, ये भी एक व्यंजक है। तो व्यंजक ये क्या है? अचर राशि है। कौन सी राशि? अचर राशि। तो व्यंजक मिलके क्या बनाता है? बहुपद बनाता है। तो व्यंजकों का बंडल क्या कहलाता है? बहुपद। व्यंजकों का बंडल क्या कहलाता है? बहुपद। अचर और चर का बंडल क्या कहलाता है? व्यंजक। अचर और चर का बंडल क्या कहलाता है? व्यंजक। और व्यंजकों का बंडल क्या कहलाता है? बहुपद। तो अचर और चर का बंडल व्यंजक और व्यंजकों का बंडल बहुपद। व्यंजकों का बंडल बहुपद। चर राशि XYZ में बना देंगे हम और अचर राशि 1 2 3 यानी कि ABC में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ तो हो गया, बहुपद भी हो गया, व्यंजक भी हो गया, चर भी हो गया, अचर भी हो गया। एक टर्म और आती है समीकरण। एक टर्म और आती है क्या? समीकरण। अब समीकरण कब बनता है? समीकरण कब बनता है? ये समीकरण जब बनता है तो किसी भी बहुपद को किसके रूप में रख देते हैं? बराबर के रूप में रख देते हैं। बराबर के रूप में रख देते हैं। बराबर के रूप में रख देते हैं। अर्थात ये 3x है, ये 3x का वर्ग हो गया, ये प्लस का क्या हो गया? 7x हो गया और ये प्लस का क्या है? 16 है। अभी आप बोलोगे ये क्या है? एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। लेकिन बराबर में मैंने क्या रख दिया? 0 रख दी। तो ये बहुपद ना होकर के बराबर लग गया, इसमें बराबर लग गया तो ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। इसका मतलब समीकरण कब बनता है? जब बराबर में कुछ वैल्यू होती है, 0 हो या फिर और कोई वैल्यू हो जाती है। तो बराबर में कुछ वैल्यू रखने पर क्या बन जाता है? वो समीकरण। अगर बराबर हटा दिया तो क्या बन जाएगा? वो एक बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बहुपद बन जाएगा। अर्थात व्यंजकों का बंडल, व्यंजकों का योग। व्यंजकों का योग क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। व्यंजकों का योग क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब आपको मैं एक बात और समझा दूं, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। तो भैया परिमेय इसी में समझ लें और अपरिमेय इसी में समझ लिया जाए। परिमेय क्या होता है? परिमेय भैया P/Q के रूप में लिखते हैं, अर्थात बटे के रूप में लिखते हैं। और अपरिमेय को क्या लिखते हैं? अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। किस में लिखते हैं? अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। अब ये समझाना जरूरी है क्योंकि अभी मैं जो आगे बात बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो परिमेय क्या होगा? बटे के रूप में लिखेंगे। अपरिमेय क्या होगा? करनी के रूप में लिख देंगे। यानी ये करनी क्या हो गया? x हो गया। ये करनी क्या हो गया? x। या फिर करनी x मत बोलो, ये करनी क्या बोलो? 3 बोल दो। करनी 3, करनी 5, करनी 11, करनी 13, करनी 15, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं। परिमेय किसके रूप में लिखते हैं हम? बटे के रूप में लिखते हैं। अब मैं समझाऊंगा कि बहुपद कब होगा और कब नहीं होगा। बहुपद कब होगा और कब नहीं होगा। अब हम पेन चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं? पेन चेंज करते हैं। अब बहुपद की कंडीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुपद की कंडीशन देखेंगे। बहुपद। अब बहुपद मेन किस पे टिका होता है? बहुपद मेन टिका होता है चर राशि पर। कौन सी राशि पर? चर राशि पर पूरा का पूरा टिका होता है। कौन टिका होता है? बहुपद टिका होता है। अब चर राशि क्या होती है? x y z होती है। तो x y z अर्थात चर राशि की घात कभी भी क्या नहीं होगी? ऋणात्मक नहीं होगी। कभी भी घात क्या नहीं होगी? ऋणात्मक नहीं होगी। ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो किसी भी चर राशि की अगर घात ऋणात्मक हो जाएगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि बहुपद होने की कंडीशन ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि चर राशि
करनी में नहीं होनी चाहिए। किस में नहीं होनी चाहिए? करनी में नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है? चर राशि बटे में नहीं होनी चाहिए। बटे में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 3 कंडीशन हैं, ये अगर फॉलो करती है, ये फॉलो अगर घात ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं होगा। चर राशि अर्थात XYZ अगर करनी में है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि XYZ अगर बटे में है तो वो बहुपद नहीं होगा। इतनी बातें हमने देखी और ये बातें इतनी इम्पोर्टेंट है पार्ट 2 के लिए क्लास 10th मैथ में।